हाँ, बट यू आर नॉट द ओनली वन ना। तो और भी काफी सारे लोग जो है वो। अच्छा, देख लो स्टूडेंट्स, मैं जब तुम लोगों को कहता हूँ ना कि तुम लोग हमारे बच्चों की तरह हो, अब एक ने बेटी ने डिमांड की है तो हम मान गए हैं, बच्चों की बात नहीं सुननी तो और किसकी सुननी होती है? अच्छा, चलो स्टूडेंट्स, फ्रेंच पैराग्राफ। सो इसका मेन काम जो है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो जो चीज करने वाली होती है दैट इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, क्योंकि इसकी इससे ज्यादा और डेफिनेशन मैं कोई नहीं कर सकता कि ये वजह यह है कि जब आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ा है और उसमें इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि उसके अंदर तो मैंने गुंजाइश कोई नहीं छोड़ी। उसके अंदर आपके पास सारा कुछ जो कुछ था वो शुरू में अटेंशन ग्रैबर आया, उसके बाद जिस्ट ऑफ द आउटलाइन आई, उसके बाद हमने आखिर में थीसिस स्टेटमेंट लिखी। तो टॉपिक क्या चीज है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, या जो रेलिवेंट स्टेटिस्टिक्स वगैरह हैं और डेफिनेशन है की टर्म्स की, वो सब कुछ अब हम कहाँ पे करेंगे? तो दैट इज डन इन दी सेकेंड पैराग्राफ। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे जरा ये बताइएगा कि पैराग्राफ में सेंटेंस नंबर 2 का क्या काम होता है? पैराग्राफ में सेंटेंस नंबर 2 का क्या काम होता है पैराग्राफ में? यस मारिया, यस आपके अल्लाह दिखता। रीजनिंग किसकी? ऑफ व्हाट? एक्सप्लेनेशन और रीजन ऑफ व्हाट? एक्सप्लेन दी टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको सजदा? ओके एजाज, ये चीज क्लियर है कि टॉपिक सेंटेंस का क्या काम है? टॉपिक सेंटेंस का ये काम है कि वो, सॉरी, सेकंड सेंटेंस का ये काम है कि वो टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा। स्टूडेंट्स, सेम काम बिल्कुल जो काम सेंटेंस नंबर 2 करता है पैराग्राफ में, वो काम क्रंच पैराग्राफ करता है, सेकंड पैराग्राफ करता है एसे में। इसको जरा समझो। What the second sentence does in the paragraph, the second paragraph does in the essay. इसका बिल्कुल वही काम है जैसे उसने टॉपिक सेंटेंस को सिर्फ एक्सप्लेन किया था और पैराग्राफ को आगे नहीं चलाया था। सेम काम बिल्कुल इस पैराग्राफ का है। इसने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, बस। इसने एसे को आगे नहीं चलाना, इसमें एसे का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे जो है वो हमारी एक्चुअल थर्ड पैराग्राफ से हमारी आर्गुमेंट्स और सारी जो भी चीजें हैं वो सारा कुछ थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट होगा। यहां पे हमारा सिर्फ ये काम है कि हम टॉपिक को एक्सप्लेन तो करें। आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम ऐसे का, मैं कोई भी टॉपिक आपके सामने आता है, जब फॉर एग्जांपल द रोल ऑफ इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन एज ए डिसाइडिंग फैक्टर इन नेशनल पॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन एज ए डिसाइडिंग फैक्टर इन नेशनल पॉलिटिक्स। अब ये टॉपिक क्या है? अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं जितने भी सेंटेंसेस बोलूंगा वो बेसिकली क्रंच पैराग्राफ होंगे। कि इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली इट इज एन इंडिकेटर ऑफ गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस लीड्स टू हाई इन्फ्लेशन। गुड गवर्नेंस means that the country would not be suffering from inflation. Governance is ultimately the test of any test of politics. So that is why national politics is ascertained or it is run on the basis of the level of inflation in the country. If the inflation is high, the government, the setup is going to be, there is going to be political unrest. अब ये सारा मैं क्या कर रहा हूं? ये सारी चीजें मैं सिर्फ और सिर्फ
टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। सो दैट इज व्हाई ये सब कुछ कहां लिखेंगे? क्रंच पैराग्राफ में। शुरू में हमने ये बताना होता है एग्जामिनर को कि मुझे टॉपिक की समझ क्या आई है। ये आप केस एस्टैब्लिश करते हैं पहले, उसके बाद फिर बाकी 17-18 पैराग्राफ जितने भी आपके 15-16 पैराग्राफ्स हैं, उसके बाद फिर सारी डिस्कशन शुरू की जाती है। ये है इसका मकसद। अच्छा जी, इसको रेड इसलिए किया हुआ है कि अब के बाद से आपने इसको क्रंच पैराग्राफ के नाम से नहीं लिखना। रेड इसलिए किया है that this is not to be written in the outline any longer. अभी तक आपने जो आउटलाइन लिखी थी उसके अंदर क्रंच पैराग्राफ का वर्ड लिखा था, but now you will not write it. क्यों? Now a proper heading should be written for this paragraph in the outline. ये वर्ड्स यूज नहीं करने आपने क्रंच पैराग्राफ का। तो फिर हम इंडिकेट कैसे करेंगे कि ये हमारा क्रंच पैराग्राफ है? हम एक प्रॉपर हेडिंग देंगे। हेडिंग फिर कैसे बनाएंगे इसके लिए? The heading of this paragraph may be formed by rephrasing the essay title. भाई अगर essay के टाइटल को ही एक्सप्लेन करना है तो फिर उसी टाइटल को अगर हम रिफ्रेज कर दें, उसी को हम जरा दूसरे अंदाज से पेश कर दें, तो वो फिर हमारे पैराग्राफ की हेडिंग बन जाएगी। वो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो जरा सिंपल वाला लिया है, तो ये किस तरीके से इसका हेडिंग कैसे बनेगी? 2 का मतलब होता है क्रंच पैराग्राफ। हेडिंग नंबर 2, द क्राइसिस सिचुएशन ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। अब सवाल ये पैदा होता है कि मतलब मैं एक एग्जांपल यहां दिया करता हूं अक्सर कि वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान के ऊपर कुछ लोगों ने, मैं जब वर्ल्ड टाइम्स में था 2018 में शुरू में लाहौर में, तो वहां पे ये टॉपिक जो था वो वाटर क्राइसिस का जिक्र आया उन दिनों। यूएनडीपी की रिपोर्ट आई कि 2023 तक मुल्क में पानी जो है वो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान में। तो उसके बाद जो पाकिस्तान की जो है काउंसिल फॉर वाटर रिसर्च PCWR, उसने भी एंडोर्स किया कि हाँ ये वाकई इसी तरीके से है। तो पाकिस्तान में जो है पानी वाकई खत्म होने वाला है और बस 5 साल रह गए हैं और उसके बाद हमारे पास बहुत थोड़ा पानी होगा। तो काफी कंसर्न थी। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट थी ये, और काफी उसके ऊपर जो था वो शोर शराबा फिर हुआ कि भाई ये मुल्क में मतलब पानी नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये फिर एक क्राइसिस सिचुएशन जो थी वो डेवलप, तो इसके ऊपर ऐसे लिखवाई जाती थी वहां पे। तो मैं असेसमेंट में था, तो स्टूडेंट्स ने आना ऐसे लेके वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, आउटलाइन बनाई हुई है, उसके बाद इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा हुआ है। उस वहां जो भी रिवाज था इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने का वो उसके हिसाब से लिखी जाती थी। मैं चूंकि टीचिंग नहीं था कर रहा, तो उस पैरामीटर्स के मुताबिक उसको चेक करना होता था। इसके बाद जो है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को डिस्कस करने के बाद, और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में वाटर क्राइसिस का क्राइसिस एज सच एस्टेब्लिश नहीं किया गया। और इसके बाद जो था वो अगला पैराग्राफ, स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन लिखने के बाद सेकंड पैराग्राफ आमतौर पे स्टार्ट होता था, वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान इज, वो जो भी होती थी, पुअर वाटर मैनेजमेंट हो गई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गई, जो भी वजह है, तो वो फिर डायरेक्टली जो थे वो जंप करके वो चले जाते थे कॉजेज के ऊपर। तो मेरा फिर उसमें से क्वेश्चन ये होता था, मेरे उसके ऊपर आई यूज्ड टू आस्क कि यार ये तुमने इंट्रोडक्शन लिखा तो उसमें तो क्राइसिस को ये डिफाइन नहीं किया, और आगे आपने जो है वो स्टार्ट कर दी इस क्राइसिस की कॉजेज क्या है। तो मुझे जरा ये तो दिखाओ कि क्राइसिस है कहां, क्या क्राइसिस है। अब स्टूडेंट्स 3 वर्ड्स होते हैं, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं कि एक होती है प्रॉब्लम, एक होती है सिचुएशन। लिखते जाए ना, सिचुएशन, एक होती है प्रॉब्लम, और एक होता है क्राइसिस। ये मैंने भेजे हैं चैट में। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सिचुएशन, प्रॉब्लम एंड क्राइसिस। जी जरा बताइएगा प्लीज, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज 3?
Situation means condition. Situation means condition. Crisis is unprobable. Exacerbate. Situation means. These two words. What's the difference between these three things? Whatever exists is situation. Crisis is extreme problem. नहीं. आगे चलिए इस words. तीन basic words हैं. Situation, problem, and crisis. What's the difference between these three? Problem means difficulty. Problem is about to deal with situation of crisis. So how do you mix कर दी तीनों चीजें तुमने? Situation is factual assertion. Problem means trouble, stimulate. Situation means condition. Crisis means lacking or shortage. नहीं शायद. Let's simplify. Situation आप समझते हैं. Situation कोई सी एक condition ठीक है. ओके सारा. अच्छा, एक होती है सिचुएशन कि भाई कोई चीज कंडीशन जो है सिचुएशन मौजूद है. That situation may turn into a problem. नहीं आना, जरा सुने. A situation may turn into a problem, right? And problems can be resolved. But when the problem becomes so serious that it cannot be resolved, it becomes a crisis. So that means crisis means कि ये अब resolve नहीं हो सकता. ये अब फंस गए हैं और ये अब, so this is crisis. पहले situation थी, उसके बाद problem बनी और उसके बाद वो जो क्राइसिस बनता है. समझ आ रही है स्टूडेंट्स इस चीज की? ये आपको हेल्प करेगा काफी सारी जगहों पे. बाकी सब्जेक्ट्स में भी टॉपिक को या क्वेश्चन को समझने में हेल्प करती है ये चीज. सिचुएशन, प्रॉब्लम, क्राइसिस. हाउ कैन द वाटर क्राइसिस बी सॉल्व्ड? नहीं, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है. द प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व, क्राइसिस कैन नॉट बी. क्राइसिस जो है वो सिर्फ इस तरह ही हो सकता है कि जी 2 स्टेप उठाएं तो क्राइसिस खत्म हो जाए. क्राइसिस इज spread over a longer period of time and it takes longer, not only time but more effort and more action. Climate change is a crisis, मिनाल. शुरू में ये प्रॉब्लम थी, अब इट इज अ क्राइसिस. अब हम गुजर चुके हैं उस स्टेज से. अब ये प्रॉब्लम नहीं रही, अब ये क्राइसिस है. क्राइसिस का ये मतलब नहीं कि क्राइसिस में से निकला नहीं जा सकता. क्राइसिस में से निकला जा सकता है, बट बहरहाल सिचुएशन से ज्यादा टाइम लगता है. अच्छा जी, तो मेरा क्वेश्चन इन स्टूडेंट से ये होता था कि आपने वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान टॉपिक में क्राइसिस दिया हुआ है और आप क्राइसिस डिफाइन किए बगैर चल पड़ते हैं सीधा सीधा उसको करने में. कॉजेस के ऊपर चले जाते हैं. क्राइसिस, मुझे पहले दिखाओ क्राइसिस कहां पे है. तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था होता. स्टूडेंट्स आमतौर पे जी क्राइसिस सर जी है सारी तरफ, वो देखें अखबारों में लिखा, न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ, हर तरफ एग्जिस्ट करता है. तो कोई खास सब्सटेंशियल आंसर जो था उनके पास नहीं हुआ करता था. तो मैंने फिर उसके ऊपर एक पैराग्राफ डेवलप किया कि भाई ये अगर आप लिखेंगे तो इसके बाद ऐसे जो है, मसलन आजकल अगर हमने लिखना हो इस टॉपिक पे वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, द क्राइसिस सिचुएशन ऑफ वाटर इन गो कि ये सीएसएस लेवल का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको एक सिंपल टॉपिक से मैं समझा रहा हूं कि क्रंच पैराग्राफ क्या चीज होती है. क्रंच पैराग्राफ में हम ये जिक्र करेंगे इस चीज का कि द क्राइसिस सिचुएशन related to water is defined by a UNDP report 2018
अब यहाँ पे रिपोर्ट का नाम भी आना चाहिए ब्रैकेट में, 2018, which shows that by 2023 Pakistan will become a water scarce country. अब हम केस एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आगे ऐसे में जो कुछ हमने लिखना है वो क्यों क्राइसिस क्यों एग्जिस्ट करता है। इन 1957, और उस रिपोर्ट के अंदर ये स्टैटिस्टिक्स वगैरह सारा कुछ दिया हुआ था जिसको ऊपर मेंशन किया गया है। In 1957, Pakistan used to have 5,000 million acre feet (MAF) per capita water. ये मेजर है, किसी भी कंट्री में वाटर की अवेलेबिलिटी को इससे मेजर करते हैं, MAF से। तो 1957 में हमारे पास 5,000 MAF पानी होता था, which shrunk to 1089 MAF in year 2012. अब देखिए फॉल कितनी बड़ी है, 5,000 से 1089 रह गया है कितने सालों में, 57 से 20, यानी तकरीबन कोई 43 to 55 years के अंदर। Statistics in 2018 showed that Pakistan had only 1057 MAF. अब देखिए 5,000 से शुरू हुआ, उसके बाद 1089 तक 2012 में, 2018 में ये ड्रॉप करके सिर्फ 1057 रह गया हुआ था MAF as per capita water available. That was expected to fall below 1,000 MAF 2023. और प्रोजेक्शन उस वक्त ये थी कि 23 में ये 1,000 से नीचे आ जाएगा when Pakistan would have been declared a water deficient country. Water stressed कह लें, water deficient कह लें, water scarce country कह लें, कोई भी चीज जो है। तो इस तरीके से जो है ये अगर 1,000 से नीचे जाएगा तो उस वजह से ये water deficient country बन जाना था इसने। However, the statistics of October 2021 by UNDP indicate the harrowing situation that Pakistan has already crossed the threshold and water availability has fallen to only 880 MAF. उस वक्त उसने कहा था कि 5 साल में पाकिस्तान 1,000 तक पहुंचेगा, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में फिर उसकी रिपोर्ट आई, क्योंकि वो तो मॉनिटर करते रहते हैं, कंट्रोल करते, वो चेक करते रहते हैं, तो पता चला कि पाकिस्तान 2023 में क्या 2021 में ही 1,000 से नीचे चला गया और काफी नीचे 880 पे चला गया हुआ। This clearly shows that Pakistan is going to face water scarcity, which would prove to be a major crisis and an existential threat for the country. जिस कंट्री में पानी ही नहीं है वहां से जाहिर है ये 2023 में डिक्लेयर हो जाता है कि वाटर डिफिशिएंट कंट्री है, जो कि अब हो चुका है पाकिस्तान, लेकिन यूएनडीपी उसको डिक्लेयर नहीं कर रहा। तो फिर एफडीआई आना बंद हो जाएगी, मुख्तलिफ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बंद हो जाएगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, यहाँ पे नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, और जो मुमकिन है जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो भी पानी कम होने की वजह से यहाँ से उसको जो है वो कर देंगे, लोग बाहर शिफ्ट कर लेंगे। तो दिस मीन्स कि यहाँ तो बहुत बड़ा जो है वो मुसीबत आने वाली है, और हमने 1,000 तक पहुंचना था, हमने 3.5 साल में, सिर्फ 3 साल में बल्कि वो उससे भी नीचे चले गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ से अवेयरनेस ही नहीं है वाटर प्रॉब्लम के बारे में, वाटर स्कार्सिटी के बारे में, या क्या होने वाला है फ्यूचर में, सिर्फ से अवेयरनेस ही नहीं है, और ना ही लोग परवाह करते हैं उसकी। हमारे यहाँ मेजर इश्यूज जो है वो छोटे छोटे इश्यूज के पीछे वो आ रहा है। मेजर इश्यूज जो है, यही मेरा टॉपिक था अप्रैल के मॉक्स में, नॉन इश्यूज क्लाउटिंग मेजर नेशनल इश्यूज। अब ये नॉन इशू है कि कौन जनाब वजीर आजम बन गया और कौन इसके ऊपर बन गया, कौन ये हो गया वो हो गया। क्या वजीर आजम बन जाने से पाकिस्तान के जो मेन जो 6 क्राइसिस हैं क्या वो चेंज हो जाएंगे उससे? फॉर एग्जांपल वाटर का, पॉवर्टी का, हंगर का, डिजीज का, इलिटरेसी का, ये हमारे मेन वो हैं इश्यूज हैं। लेकिन हमें आजकल है कोई पिछले 1-2 महीने से मुझे बताएं किसी को खबर है इन चीजों की? हम हर वक्त खपते रहते हैं ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। कर क्या रहे हैं ग्लेशियर मेल्टिंग के लिए आप? यहाँ तो सियासी चीजों के ऊपर हमारा सारा ध्यान है। सो दैट इज व्हाई वाटर की जो सिचुएशन है ज्यादा ग्रेव इसलिए भी है कि इसकी तरफ ध्यान ही नहीं किसी का, और पानी वो, क्लाइमेट वो जो एवरी आवर चेंज हो रहा है, वो इंतजार नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट चेंज होगी या गवर्नमेंट को पॉलिसी अडेप्ट करेगी तो फिर उसके मुताबिक हम एक्ट करेंगे।
अब ये सारा कुछ पैराग्राफ में लिखेंगे। अब देखो ना स्टूडेंट्स, ये सारी बातें कर ली हम। अब अगला पैराग्राफ अगर स्टार्ट होता है कि वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ दिस वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान इज, अब फिर लॉजिकल सीक्वेंस आया ना। अब डिस्कशन, अगर आप पैराग्राफ नंबर 3 इसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं कि ये जो सारी वाटर क्राइसिस है, ये सिचुएशन जो है, इसकी मेन रीजन ये है, तो अब फिर लॉजिकली कनेक्ट हुआ ना पैराग्राफ। क्यों स्टूडेंट्स? और अगर ये मिसिंग है, अगर आपने उसको नहीं डिफाइन किया कि क्राइसिस है क्या मुल्क के अंदर, और उसकी कॉजेज गिनवाने लग जाएं, तो वो किस काम का है? सो दैट इज व्हाई दिस पैराग्राफ इज सो इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर कोई नहीं होता। इस पैराग्राफ का बुनियादी मकसद जो है, ये रीफ्रेजिंग ऐसे टाइटल है, नहीं मेन पॉइंट्स नहीं लिख रहे हम रुबाब, मेन पॉइंट्स अगर हम लिखेंगे तो वो तो ऐसे स्टार्ट हो जाएगी ना। ये तो हम सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि टॉपिक क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। ओवरव्यू और क्रंच पैराग्राफ गिव्स डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, नॉट ऑफ द एसे। हम बार बार रोक रहे हैं। इट गिव्स द रैशनेल, जी हाँ बिल्कुल सुजात सुजता, इट गिव्स द रैशनेल और सिग्निफिकेंस ऑफ द एसे बाय इंटरप्रेटिंग द टॉपिक इन डिटेल। इसने सिर्फ ये बताना है कि टॉपिक क्या है, बस, और कोई काम नहीं है इसका। दिस पैराग्राफ इज रिटन इमीडिएटली आफ्टर द इंट्रोडक्शन। और जो भी हमें स्टेटिस्टिक्स, अब देखो ना स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि ये जो मैंने आपको क्रंच पैराग्राफ पढ़ के सुनाया है, ये वाटर क्राइसिस पे, लोग आमतौर पे अपना ऐसे इससे शुरू करते हैं। अटेंशन ग्रैबर की जगह पे क्रंच पैराग्राफ डाला होता है। वो इतना बोरिंग चीज है वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यार ये स्टेटिस्टिक्स डिटेल्स तुमने सारी पैराग्राफ सारी ऐसे में डिस्कस करनी है। मुझे पहले बताओ तो सही कि ये टॉपिक क्या है, तो मैं समझ के आइए इससे। यहाँ पे हमने वो स्टेटिस्टिक्स और डेफिनेशन सारा कुछ जो कुछ है वो यहाँ पे डालना है। और इसका सिर्फ एक ही काम है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, कि सिर्फ टॉपिक को समझाएगा और कुछ नहीं करेगा। इसमें आपने ऐसे की डिस्कशन वगैरह शुरू नहीं करनी, वो बाद के पैराग्राफ में होगी। लेंथ आपने पूछी है, इसकी लेंथ है 100 to 120 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं करनी। Just a minute, students.
जी मैं आ गया। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज तो नहीं थी आ रही मेरी एक्टिविटीज की? भाई रमजान है ना, तो रमजान में तो नहीं ना। देखो ना, कैमरा भी ऑफ है, तो आपको आवाज तो नहीं थी आ रही केटल की चलने की, बिजली की, पानी उबलने की? नहीं थी ना आ रही? हाँ। फिर आपको आवाज तो नहीं थी आई उसकी, कॉफी के पैकेट के काटने की और कप में डालने की? नहीं थी ना आ रही? हाँ बिल्कुल। बस ठीक है, बच गया हूँ मैं। चलो, तुम लोगों को नहीं पता चला, बिल्कुल। हाउ नाइस। हल्की हल्की आई सी, नहीं थी आई। ठीक है। यहाँ ये यहाँ पे टेबल पे मैंने कप ला के रखा है, तो आपको आवाज तो नहीं आई ना उसमें से? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। यानी मुझे वो यहाँ वो लतीफा याद आया करता है। अगर तुम बूझ जाओ, पीछे हाथ बंद करके ना अपने, तो बच्चा पूछ रहा है दूसरे से, बेवकूफ। कहते हैं अगर तुम बूझ जाओ कि मेरे जो पीछे मैंने हाथ किए हुए हैं उनमें क्या है, तो दोनों अंडे तुम्हारे। अगर तुम बूझ जाओ कि मेरे पीछे वाले हाथों में क्या है, तो दोनों अंडे तुम्हारे। तो छुप के काम भी कर लेना और साथ आगे क्लास को बता भी देना, तुम्हें पता तो नहीं चल रहा। नहीं 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 यार, रोजे हैं, अल्लाह देता है, ऐसे नहीं किया करते यार, खबरदार। यहाँ ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा जी, सो क्रंच पैराग्राफ की कुछ समझ आई कि इसके अंदर हमने क्या करना क्या है? हमने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को इलेबोरेट करना है, और उसको इलेबोरेट करने के लिए हमारे पास जो स्टेटिस्टिक्स चाहिए, हमें जो एग्जांपल्स चाहिए, वो हम सारा कुछ जो कुछ है वो साथ करेंगे। Sir, crunch paragraph must explain the topic and next paragraph should explain the reasons behind it. सारा इस तरह से नहीं है बेटी, इसमें ये होता है ना कि थर्ड पैराग्राफ चाहे कॉजेस का है, जो कुछ भी है, आपकी ऐसे एक्चुअली थर्ड पैराग्राफ से शुरू हो रही है, नहीं थर्ड से स्टार्ट हो रही है, फोर्थ से नहीं। ज्यादा डिले नहीं करना है इसको। ये पता क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी वाटर क्राइसिस की मिसाल दी ना, कि क्राइसिस बताया कोई नहीं और कॉजेस बताने शुरू हो गए। जैसे दी लूमिंग शेडो ऑफ फूड क्राइसिस इन पाकिस्तान, अब या फूड इनसिक्योरिटी। अब फूड इनसिक्योरिटी हम कहां डिफाइन करेंगे कि पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी है? तो ये सेकंड पैराग्राफ में हम ये बयान करते हैं, फिर हम चले जाएंगे उसकी कॉजेज में और इफेक्ट्स में और रेमेडीज में और सारा कुछ। तो ये सेकंड पैराग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये बताना कि बेसिकली टॉपिक किस चीज के बारे में। सर आउटलाइन में क्रंच पैराग्राफ के बाद एक और हेडिंग थी, दैट इज व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड। वो और चीज है, सारा आउटलाइन में और चीज है। वो क्रंच पैराग्राफ के बाद हमने वो एक्सप्लेन किया था, मेरा ख्याल है हायर एजुकेशन, वो और चीज है। सानिया, स्टेटिस्टिक्स लाजमी भी नहीं है, स्टेटिस्टिक्स लाजमी नहीं है। बाद लोग ये समझते हैं कि बाद लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे लाजमी सिर्फ स्टेटिस्टिक्स ही आने होते हैं, नहीं लाजमी, वो स्टेटिस्टिक्स लाजमी नहीं है। द रोल ऑफ लिटरेसी इन नेशनल कोहेजन। अब इस टॉपिक की हमें क्या समझ आती है मारिया नजीर? हमें क्या समझ आती है? हमें ये समझ आती है कि नेशनल कोहेजन, किसी भी कंट्री को जोड़े रखने में लिटरेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिटरेसी जो है वो बेशुमार उसके इन्फ्लुएंसेस हैं और इफेक्ट्स हैं किसी भी सोसाइटी पे, किसी भी नेशन पे, जो अल्टीमेटली फिर हेल्प करते हैं उसको। और काफी सारी चीजों के अलावा उसका एक फायदा ये भी है कि कोहेजन उससे हासिल होती है।
अब ये जो मैंने बातें की हैं 3 4 5 सेंटेंस, ये क्रंच पैराग्राफ। इसके बाद हम फिर इसकी जो आउटलाइन है वो स्टार्ट करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरीके से जो है वो नेशनल लिटरेसी की हमारे पास रेट क्या है। और अच्छा जी, एक फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टैटिस्टिक्स देने होते हैं स्टूडेंट्स। इस पैराग्राफ में अगर तुम लोग थोड़े से स्टैटिस्टिक्स से डर रहे हो तो ये वो फिगर्स हैं जो आपको सीएसएस के कैंडिडेट्स को वैसे भी पता होनी चाहिए। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। और वाटर जो है वो एक ह्यूज इशू। अब फ्यूचर की आपकी जो पॉलिटिक्स है, आपकी जो इकोनॉमी है, हर चीज डिपेंड करती है वाटर के ऊपर। और कोई ज्यादा नहीं है, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 3-4 ही है। सिर्फ ये ईयर्स याद हो जाए ना कि 1957 में पाकिस्तान को बने 10 साल हुए थे, कैलकुलेशन हुई 5000 MF था उस वक्त। ये कैलकुलेशन थी एक्चुअली जिस वक्त वो हम स्टार्ट कर रहे थे ये सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स और वो सारा कुछ। और उसके बाद जो है वो आगे चल के तो नेक्स्ट टाइम हमने कैलकुलेशन की तो 2012 में पता चला कि 5000 कहाँ था और अब तो 1089 रह गए उसमें जी, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स। तो 1089 रह गए हुए। 2018 में उसने यूएनडीपी ने जब रिपोर्ट लिखनी थी तो उसने कहा कि भाई ये मुल्क किधर जा रहा है, इसके पास तो पानी खत्म हो रहा है। उन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाई कि 1057 रह गए सिर्फ। पीसीडब्ल्यूआर ने भी उसको एंडोर्स किया। तो पीसीडब्ल्यूआर के ऊपर पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वाटर रिसर्च पे फिर 2018 में बड़ी तनकीद हुई थी कि आप इस मुल्क में इतना हाई रैंकिंग इदारा है पाकिस्तान काउंसिल फॉर वाटर रिसर्च जो सारा कुछ, जिसके अंदर वापडा के चेयरमैन भी बैठता है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन भी होता है और बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर्स जो हैं सारे उसके अंदर होते हैं। आप करते क्या है पाकिस्तान में? आपने क्यों नहीं हमें बताया कि इस मुल्क में पानी खत्म हो रहा है? बाहर से किसी, इसकी मिसाल ये है ना कि बाहर से किसी बंदे ने आके हमारे घर की दरवाजा खटखटा के कहा है कि यार तुम्हारे घर में पानी खत्म हो गया। हम घर में रहते हुए हमें नहीं पता चला और फिर पीसीडब्ल्यू कहते हैं हाँ जी खत्म हो रहा है। एक हफ्ते बाद उसकी रिपोर्ट आई, हाँ जी हमारे घर खत्म हो गया वो। तो यार तुम्हें मतलब तुम्हारा काम नहीं था? ये लाजमी होता है कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब कोई स्टेटिस्टिक्स देती है तो लोकल लेवल पे उसकी एंडोर्समेंट लाजमी है। अब ये 880 वाली स्टोरी भी कोई छोटी चीज नहीं है अक्टूबर 2020, लेकिन यूएनडीपी ने रिपोर्ट दे दी है। लेकिन हम इस वक्त हमने पीसीडब्ल्यूआर को चुप करवाया हुआ, खबरदार जो बोले तो। अब उनको हम एंडोर्स नहीं, अब ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। हम 1000 नहीं जनाब, हम 1000 से भी नीचे पहुंच चुके हैं। उसकी वजह क्या है? हमारी गलत पॉलिसीज पाकिस्तान में। हमने हमारी वाटर की जो है सिरे से अवेयरनेस ही नहीं है। हमारी टॉप एक्सपोर्ट राइस एंड टॉप एक्सपोर्ट टेक्सटाइल दोनों हाईली वाटर इंटेंसिव है। उसके बाद हम शुगर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। शुगर बनती है शुगर केन से जो पानी का दुश्मन है। राइस एंड शुगर केन दोनों ही हाईली वाटर इंटेंसिव, हम इनके पीछे पड़े हुए। पब्लिक को पता ही कोई नहीं वेस्टेज पानी की इस तरीके से हो रही है, इंडस्ट्रियल सारा कुछ। तो हमने तो 3 साल में जाना ही जाना था डाउन। पाकिस्तान ने कहा जी 5 साल में क्यों जाए हम तबाह हो, हम जल्दी कर लेंगे अपने आप को। इस मुल्क को ना कोई बाहर का, एम खाम नेहरू कहा करता था इंडिया वालों को, क्या भी अपने हाथ गंदे ना करो इस मुल्क को खराब करने में पाकिस्तान को, ये खुद ही अपने लिए काफी है। हाँ, तो इसी तरह और क्या है मुझे बताओ जरा सारा कि क्या पाकिस्तान में आप लोगों को वाटर के ऊपर कुछ नजर आता है अखबारों में? कभी कभार कोई 2 हफ्ते बाद कहीं एक आर्टिकल छोटी सी। हालांकि ये आपका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। देखें जो ही ये अगले साल जो ही ये डिक्लेयर होता है वाटर डेफिशिएंट, तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी इंडस्ट्री यहां से उठा लेंगे। ऑलरेडी ये हो चुका है। 2014 में जब एनर्जी क्राइसिस आया, फैसलाबाद से 60% इंडस्ट्री जो थी वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। और जब आप जो है वो करेंगे, आप इसको वाटर को जो है वो करेंगे, क्या कहते हैं, जब डिक्लेयर हो जाएगा, जब लोग यहां से उठा के अपनी इंडस्ट्री बाहर ले जाएंगे, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू पॉवर्टी
leading to social unrest and political unrest. So many other things. Exports down जाएंगी, कितनी मेजर चीजें हैं जो FDI अगर ना हो तो. So that is why water is a huge issue. फिर provinces की आपस में लड़ाई है. अच्छा ये हमारे पास आ गया एक. अब वो बात आ गई कि क्या सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही देने होते हैं. तो let me show you another topic. Listen, learning to live with a pandemic takes more than just physical strength. पहले टॉपिक को समझ लें. इस टॉपिक का क्या मतलब है? इस टॉपिक का मतलब है कि पैंडेमिक, अब जैसे हमारी सिचुएशन है पैंडेमिक के साथ, कि वी हैव लर्न टू लिव विद इट. अगर आती है दोबारा वेव तो हम मास्क लगाने से या सैनिटाइजेशन करने से हमें जो है वो कोई तकलीफ नहीं है उसको. तो लर्निंग टू लिव विद, लेकिन सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं होती. फिजिकल स्ट्रेंथ जैसे वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं या इम्यूनिटी इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं, और भी हम सब लोग गुजरे हैं, आप सब लोग गुजरे हैं इस क्राइसिस से. Cost of pandemic other than just the physical effects. Pandemics leave long-lasting effects on societies and economies. That is why those who are not directly physically affected by a pandemic, यानी आप में से बेशुमार ऐसे लोग जिनको अगर कोरोना नहीं हुआ, तो क्या आप कोरोना के असर से बच गए थे? कोई ना कोई असर, एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक, कुछ ना कुछ इफेक्ट हर शख्स पे हुआ. So, but cannot be said to have avoided its effects completely. The recent pandemic, COVID-19, has shown that larger number of people sought psychological assistance, larger, as compared to the time before the pandemic. लोगों को psychological, ये social distancing कितनी अजीब चीज थी. सारा दिन घर में बंद होके बैठे रहो. Psychological problems. Large parts of human society reported emotional disorders due to seeing so much disease and death around. रोज आसपास कोई ना कोई मर रहा है. रिश्तेदारों की खबरें आ रही हैं, दोस्तों की, जानने वालों की, पेरेंट्स की. Requirement of social distancing meant that people's normal daily life was negatively affected. हमें बड़े स्ट्रांग होने की जरूरत थी उस वक्त, इमोशनली स्ट्रांग होने की, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होने की, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने की. अब सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि हमारी डेली लाइफ ही हमारी जो है वो खत्म हो गई थी, विच डायरेक्टली इम्पैक्टेड देयर अर्निंग एज वेल. जो लोग डेली वेजेस वाले थे, काम ही बंद हो गए, सारे फैक्ट्रीज बंद हो गई, दफ्तर बंद हो गए. स्वाय जिन लोगों की रेगुलर इनकम थी, तनख्वाह लगी हुई थी, वो सारे बेरोजगार हो गए. टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ऑल्सो हेल्प पीपल टू ओवरकम द सडन लॉस ऑफ नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज. लेकिन जो लोग जरा टेक्नोलॉजी कन्वर्सेंट थे वो ज्यादा बेहतर तौर पे सर्वाइव किए इसके अंदर. Therefore, it is not only the physical strength that helps one survive a pandemic, but one also has to bear the psychological, emotional, economic, and social costs. इसके बाद फिर डिस्कशन होगी ना ऐसे के अंदर मुख्तलिफ चीजों की, लेकिन यहाँ हमने ये बता दिया कि ये टॉपिक जो लिखा हुआ है ये क्या चीज है. Learning to live with a pandemic takes more than just physical strength. जी स्टूडेंट्स जरा बताइएगा प्लीज, कुछ समझ आई है? बस इतना ही था, क्रंच पैराग्राफ मैंने इतना एक्सप्लेन करना. ये सारी बात होती है लिखने वाली. बस आप जब मुझसे कहते हैं ना कि सर ये टॉपिक क्या है, तो वो जो हम डिस्कशन करते हैं ना थोड़ी सी 2-4 सेंटेंसेस, वही क्रंच पैराग्राफ होता है सारा. इसकी मैं मिसाल यूं दिया करता हूं कि आप कोई सा सीएसएस का एसे का टॉपिक किसी ऐसे शख्स को समझाने की कोशिश करें जो सीएसएस में नहीं है. कोई सा भी टॉपिक लेके, मसलन इफ विमेन आर नॉट प्रोटेक्टेड सोशली, कैन लीगल एक्शंस प्रोटेक्ट देम? क्रंच पैराग्राफ तो हर ऐसे में लिखना होता है ना, चाहे आर्गुमेंटेटिव है चाहे एक्सपोजिटरी. अब इस टॉपिक का मतलब क्या है? इफ विमेन आर नॉट प्रोटेक्टेड सोशली, कैन लीगल एक्शंस प्रोटेक्ट देम? तो ये जो हम एक्सप्लेन करेंगे ये सारा क्रंच पैराग्राफ होगा. नहीं ये पीएमएस में नहीं आता. मैंने शुरू में कहा है पहला लफ्ज कि सीएसएस क्रंच पैराग्राफ एक बड़ी यूनिक चीज है, सिर्फ और सिर्फ सीएसएस ऐसे में आता है, किसी और ऐसे में नहीं आता.
हाई मार्क्स दिलवाने में इसका बड़ा अहम रोल है। ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना सारे जो 50 प्लस 60 प्लस मार्क्स लेते हैं, ये सब वो लोग हैं जो क्रंच पैराग्राफ जरूर लिखते हैं, और जो नहीं लिखते वो 40 लेके बैठे हुए हैं। आपके लिए है ये सिल्वर लाइनिंग, आप अगर समझते हैं कि ये नहीं लिखना हमने, तो ठीक है 40 नंबर ले लें, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये कंपटीशन का एग्जाम है, सो कंपटीशन में फिर एक एक नंबर मैटर करता है। केस एस्टैब्लिश ही नहीं करना, सीधा डिस्कशन पे दौड़ जाना है। तो क्या डिस्कशन कर रहे हैं आप? ये मामला, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रंच पैराग्राफ लिखेंगे तो 40 आ जाएंगे, ना लिखेंगे तो नहीं आएंगे, ये नहीं कह रहा, बट यस कोहेरेंस है ना, एक लॉजिकल चीज है। एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि एग्जामिनर को जरूरत होती है कि ये कहीं ना कहीं तो एक्सप्लेन करेगा ना टॉपिक को कि करने क्या लगा है। तो ये सेकंड पैराग्राफ में काफी सारे स्टैटिस्टिक्स चाहिए होते हैं हमें, खासतौर पे आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ में, आर्गुमेंटेटिव एसे में। आर्गुमेंटेटिव एसे में तो बकायदा हमें जो है वो जिक्र करना पड़ता है दोनों वेरिएबल्स का। जैसे ये ऐसे है, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ए ब्लेसिंग और अ कर्स। तो इसका पहली बात तो हेडिंग ऐसे बनेगी कि हाउ एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ब्लेसिंग और कर्स। क्या तरीका हो सकता है जिस वजह से इसको, तो अब यहां पे क्या करेंगे हम, आर्गुमेंटेटिव के क्रंच पैराग्राफ में दोनों वेरिएबल्स डिस्कस किए जाते हैं। हालांकि आर्गुमेंटेटिव में हम एक साइड लेके बात करते हैं, लेकिन उसका जो क्रंच पैराग्राफ है वो दोनों को करेगा। क्यों स्टूडेंट्स, दोनों वेरिएबल्स को क्यों डिस्कस करेगा आर्गुमेंटेटिव ऐसे का? क्योंकि अगर हम एक साइड को डिस्कस करेंगे, इट्स पार्ट ऑफ द टॉपिक। जी हाँ, नहीं टॉपिक में दो वेरिएबल है ना, तो वो दोनों का जिक्र करेगा। लेकिन अगर हम एक साइड लिखेंगे तो फिर वो ऐसे हो जाएगी, वो टॉपिक को डिस्क्राइब नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, दिस इज द क्रंच पैराग्राफ। ये मैं आपको इसकी फाइल जो है वो भेज देता हूं। हम ब्रेक जरा अर्ली लेंगे क्योंकि मुझे फिर एक्सटेंडेड सेशन चाहिए उसके लिए, कंक्लूजन और आर्गुमेंटेटिव ऐसे के लिए। अभी मैं 10 मिनट में वो नहीं कर सकता कंक्लूजन पैराग्राफ, सो हम ब्रेक अर्ली कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो वापस आके तो कंक्लूजन पैराग्राफ करते हैं और उसके बाद जो है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे। ठीक है, so we will take a break now for 15 minutes, okay, and let's return by 4:15. Thank you. I will be offline for the next 15 minutes, coordinator. Thank you.